इधर पाकिस्तानी अपना दारुल खिलाफा बंद करते रह गए और दूसरी तरफ ना ईरानियंस आए और ना ही जेडी वेंस, जिनका जहाज मोस्ट प्रोबेबली रास्ते से ही वापस मुड़ गया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में जो सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन होना था वो क्यों नहीं हुआ, ईरान यहाँ पर क्या कर रहा है और ईरान की यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है। इस मौके पर ईरान ने मुज़ाकरात को क्यों रिजेक्ट किया है, ये भी एक केस स्टडी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कभी कभार आपको वो इकदामात उठाने पड़ते हैं जिनकी तवक्का कोई भी नहीं कर रहा होता, और जो इंतहाई डेंजरस और हाई रिस्क मूव्स होते हैं जिनको लेने से आपकी बका खतरे में पड़ सकती है। ईरान ने ये हरकत इस मौके पर क्यों की है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोनों साइड्स के इकदामात और ईरान के इस अमल के पीछे पॉसिबली क्या स्ट्रेटजी है, और उनके कुछ बयानात से भी नजर आता है। आइए जानते हैं। तो यहाँ हम ये पिछले 5 दिनों से देख रहे थे कि इस्लामाबाद की मुतादिद जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है, जेडी वेंस के वेलकम की तैयारियां हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं, और इवन ये भी खबर आ गई थी कि ये पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तकरीबन 24 घंटे की फ्लाइट है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान ये समझ बैठा था कि अब मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड होगा इस्लामाबाद में, और इस हवाले से बड़ी मीम्स भी आ रही हैं कि शादी हॉल वालों की तो तैयारियां थी, इवेंट मैनेजमेंट वाले पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन ना लड़के वाले आए ना लड़की वाले। पाकिस्तान बेचारा दोनों का इंतजार ही करता रह गया, और जेडी वेंस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आधे रास्ते से वापस हुए हैं। और यहाँ पर अमेरिका को एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, और उस एम्बैरेसमेंट को कवर अप करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक नए एक्सक्यूज के साथ सामने आए हैं। अभी हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ जो कवर अप मारा है वो क्यों इतना मजबूत नहीं है और उसमें कई फ्लॉज हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी टीम के साथ बैठकर एक पूरी स्टेटमेंट तैयार की जिसको वो अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमने पाकिस्तानी दोस्तों की ख्वाहिश पर और उनकी रिक्वेस्ट पर सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सटेंड करने का ऐलान किया है। यानी जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग 2 हफ्तों की थी जो खत्म हो रही थी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया पाकिस्तानी रिक्वेस्ट पर। उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया, शहबाज शरीफ का नाम लिया। तो यहां पर इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी कि चूंकि ईरान की हुकूमत सिवियरली फ्रैक्चर्ड हो चुकी है और वो एक यूनिफाइड रिस्पांस तैयार नहीं कर पा रहे, यानी उनमें इतनी डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं कि उनको एक जवाब तैयार करने में वक्त लग रहा है। लिहाजा हमने उनको मजीद टाइम देने का फैसला किया है और सीज फायर को तब तक एक्सटेंड किया जब तक बातचीत नहीं फाइनलाइज होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड है और हमने उनको पूरी तरह से चौकस रहने का हुक्म दे दिया है, और ये कि हम ईरानियन पोर्ट्स और उनकी कश्तियों का ब्लॉकेट जारी रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर। और पाकिस्तानी लीडरशिप के कहने पर हम अभी ईरान पर हमला नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जरीदों के डिफरेंट रिपोर्टर्स के मुताबिक, उनकी जो मालूमात है उनके मुताबिक, पाकिस्तान ने पूरी रात कोशिश की है कि ये टॉक्स हो जाएं, और अगर ये फेल भी हो जाती हैं तो एक सेकेंड राउंड ऑफ एस्केलेशन स्टार्ट ना हो जाए। इस हवाले से पाकिस्तान पूरी रात कॉल्स घुमाता रहा है, कभी ईरान में तो कभी अमेरिका में। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ईरानियन सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन के हवाले से नहीं माने, उन्होंने अपना वफ्द पाकिस्तान नहीं भेजा। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने पूरी कौम और फौज की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि इस मौके पर आपने हमारी बात मानकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे इसको कामयाब करने की। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक फाइनल ऑफर की बात कर रहे थे कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर बनाकर दे दी है, अब ईरानियंस पर है कि वो हमारी बात मानते हैं कि नहीं, इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और डेफिनेटली ईरानियंस ने उसको नहीं माना। अब इस पर एक और चीज़ हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो इस पूरे प्रोसेस के हवाले से बड़े एक्साइटेड हैं, उन्होंने ईरानियन हुकूमत की बैशिंग शुरू कर दी है कि जी ये क्यों नहीं आ रहे, इन्होंने पाकिस्तान की काविशों की कदर नहीं की। देखो फील्ड मार्शल खुद गए थे ईरान, पाकिस्तान इतनी कोशिशें करता रहा, लेकिन ईरान ने यहाँ पर एटीट्यूड दिखाया है और उनको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। ऐसी बातें डेफिनेटली हुकूमत के सपोर्टर्स की तरफ
से आ रही हैं और वो ये समझने से कासिर हैं कि ईरान की कुछ अपनी भी स्ट्रेटजीज हैं। ईरान यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा और अपने हिसाब से मैन्यूवरिंग करेगा। उनको पाकिस्तान में रैंडम लोगों के मशवरे की ज़रूरत नहीं इस फॉरेन पॉलिसी में, जबकि उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उनकी सारी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ईरान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी इंतहाई इकदाम की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा है, बल्कि रिसेंटली भी इनके जो प्रोफेसर मरांडी हैं इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को उड़ाने की धमकी दी है। ईरान का इस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगर हमारे इलाके में हमें तंग करेंगे, अगर हम पर हमले होंगे, हमें अगर एनर्जी से महरूम किया जाएगा तो फिर किसी को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। और बेसिकली इसमें ईरान सबसे पहले उन मुल्कों को टारगेट करने की बात करता है जो यूएस को फैसिलिटेट करते हैं इस रीजन में, और इन्होंने नाम लिया यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर वगैरह का। ईरान ने कहा कि अब हमने नई लिस्ट तैयार कर ली है टारगेट्स की। और ईरान इस वक्त जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का होना या ना होना उसके आगे एक छोटी चीज़ है। डेफिनेटली वो हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम बड़े खुश हैं, इस हवाले से पुरजोश हैं, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पाकिस्तान कामयाब होगा तो सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है, पूरी दुनिया की कामयाबी है। एनर्जी सप्लाईज यहाँ पर बहाल होंगी, ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी। तो सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कामयाब हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान जिनके लिए मुज़ाकरात करवा रहा है उन दोनों के अपने अपने भी एजेंडाज हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर एक राउंड नहीं भी हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए इसका। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर रहा है। आप देखें इस जंगी माहौल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने विजिट किया है ईरान का, यहाँ से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स किस कदर मुखलिस हैं। लेकिन इस मौके पर अगर आप ईरान को लताड़ रहे हैं तो उससे ईरान की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईरान की भी सिचुएशन को आप देखें तो वो कोई सादा सिचुएशन नहीं है, वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो इस हवाले से ईरान ने भी एबनॉर्मल डिसीजंस ही करने हैं। तो यहाँ ईरान की बैशिंग करके आप ईरान की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस तब्दील नहीं करवा सकते। ईरान इस मुश्किल सिचुएशन में वही करेगा जो उनको समझ आएगी। और यहाँ पर जो ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि वो स्वेयरली फ्रैक्चर्ड हुए हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग में यूनिफिकेशन नहीं है, तो ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने एक बहाना ढूंढा है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि जेडी वेंस फ्लाई कर चुके थे पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर अमेरिका को एक मैसिव एम्बैरेसमेंट हुई है कि एक मुज़ाकरात जो होने लगे थे वो ईरान ने अपनी इमा पर कैंसिल करवाए हैं। एक सुपर पावर को मजीद जलालत का सामना करना पड़ा है। वैसे तो कई जगहों पर अब जब भी हम देख रहे हैं जब इनकी सुपर पावर का डिक्लाइन है, इनकी हरकतों की वजह से इनको बहुत सी एम्बैरेसमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली ये पोस्ट 2020 ईरा की बात करें हम। और अगर हम यहाँ ईरानी लीडरशिप की बात करें कि क्या वो वाकई सीरियसली फ्रैक्चर्ड हैं और उनमें एक यूनिफाइड डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं, तो यहाँ पर इनके वेस्टर्न एनालिस्ट खुद बता रहे हैं अल जजीरा को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लीडरशिप अभी भी मिलकर ही फैसले कर रही है, चाहे IRGC हो, सुप्रीम लीडर हो या उनकी हुकूमत हो, ये सारे धड़े आपस में मिलकर ही फैसला करते हैं। और आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों जो विजिट भी किया है उसमें भी हमने देखा है कि जिस तरह गवर्नमेंट के एक स्ट्रक्चर से आप मुलाकात करते हो, उसमें फॉरेन मिनिस्टर है, उसमें प्रेसिडेंट है, उसमें पार्लियामेंट का स्पीकर है, फिर IRGC, तो सारे एक यूनिफिकेशन के साथ ही चल रहे हैं। और ट्रम्प का ये जो बहाना था यहाँ पर, ये महज एक फेस सेविंग थी, एक एम्बैरेसमेंट से बचने का आर्गुमेंट था। इसके अलावा भी ईरान के करंट सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द जो टीम मौजूद है वो उनके साथ पिछले 15 सालों से है और पिछले 15 सालों से वो मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशनली इस वक्त वो स्वेयरली फ्रैक्चर्ड नहीं है जिस तरह ट्रंप ने कहा है, बल्कि वो अपनी अप्रोच में इस वक्त भी यूनिफाइड हैं। और जो 10 पॉइंट्स ईरान ने अमेरिकन के सामने रखे थे वो भी इस चीज का सबूत है कि ईरान ने वो बड़े सोच समझकर सबसे मुशावरत करके सामने रखे थे। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कई जगहों पर एम्बैरेसमेंट्स का सामना हुआ है पिछले 2 महीनों में जब से ये जंग शुरू की है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत सी एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं हुई। जिस तरह इनकी बेसिस को तबाह बर्बाद किया गया है, जिस तरह ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई है और इनसे लड़ाई की है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था इन्हें। और जितना इनका नुकसान किया है, जितना इनकी फायर पावर का नुकसान हुआ है, जितना डिप्लोमेटिक नुकसान हुआ है अमेरिका का, ये एक्सपेक्टेड नहीं था।
और इस मौके पर ईरान दूसरे महीने में अपनी टर्म्स पर बातचीत कर रहा है और एक यूएस वाइस प्रेसिडेंट को रास्ते से ही वापस भेजना पड़ा है उन्हें। तो ये एक मैसिव सक्सेस है ईरान की, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सिचुएशन कोई वन साइडेड नहीं है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है। अमेरिका भी फंसा हुआ है, अगर ईरान फंसा हुआ है तो अमेरिका भी फंसा हुआ है। यहाँ पर ईरानियन रिस्पॉन्स की बात करें तो उनके डिफरेंट हलकों की जानिब से अब ये क्लियरली आ रहा है कि ईरान की पोर्ट्स को ब्लॉक करना ये एक इलीगल एक्ट है और ये एक्ट ऑफ वॉर है, और यही इस वक्त सबसे बड़ी रीज़न नज़र आ रही है जो ईरान ने इन मुज़ाकरात को कॉल ऑफ किया है। ईरान कह रहा है कि हमारी जब तक आप ब्लॉकेट जारी रखेंगे हम रेजिस्टेंस जारी रखेंगे, और इन्होंने इस चीज़ को बड़ा नापसंद किया है। ईरान कह रहा है कि इस वक्त ये सिचुएशन है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पर हैं और हम हर वक्त किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह हमने देखा है ईरान ने धमकी लगाई है पूरे मिडल ईस्ट को, पूरे गल्फ को, कि बचेगा कोई नहीं। पहले तो हम मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स कर रहे थे, अब हम एनर्जी फैसिलिटीज को भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने नाम लिए हैं इन सारे कंट्रीज के, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, उसमें उन्होंने ओमान का नाम नहीं लिया फिलहाल। और पिछले दिनों अमेरिकन ने जो इनकी कमर्शियल वेसल पर कब्जा किया है, इससे भी ईरानियंस को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ईरान ने भी कुछ कमर्शियल शिप्स पर फायरिंग की है। ईरान कह रहा है कि यूएस की ये बदमाशी जब तक जारी रहेगी हम बातचीत नहीं कर सकते। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आईआरजीसी का जो स्टैंस है वो सख्त से सख्त होता चला जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो इस सीज फायर को एक सो कॉल्ड सीज फायर करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है कि ये सीज फायर कब तक रहता है, जब तक ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे। और ये भी साथ साथ ये भी ऑफर्स आ रही हैं। ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कह रही है कि अगर यूएस इस ब्लॉकेट को खत्म कर देता है तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार होंगे, और क्यों ना हो। अब यहाँ पर ईरान का एक और मौकफ सामने आ रहा है, उनकी जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से। ईरान के मुताबिक उन्होंने पूरा एक सीरीज बताई है इवेंट्स की कि पहले जब बातचीत होती है इस्लामाबाद में हमारी, उसमें हमने 10 पॉइंट्स इनके सामने रखे, और उसमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था जिसमें यूएस के साथ एग्रीमेंट इनकी नहीं हुई थी, जिसमें ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से ये कोई ना कोई टैक्स लेगा और हम कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। तो उसका जवाब अमेरिका ने क्या दिया कि अमेरिका ने इनकी पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगा दी। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के जरिए अमेरिकन को यह पैगाम दिया कि इनकी जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स थी फर्स्ट राउंड में वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल थी। वो ऐसी डिमांड्स थी कि हम तस्लीम कर ही नहीं सकते थे। और ईरान के मुताबिक जो चीज़ आप मैदान जंग में हासिल नहीं कर सके वो टेबल पर क्यों मांग रहे हो, और वो वही चीज़ है ईरान की एनरिच यूरेनियम 400 किलोग्राम। यूएस कह रहा है कि आप हमारे हवाले करो, ईरान कह रहा है कि हम कैसे दे दें, आप इसको छीनने आए थे, नहीं छीन सके, अब हम क्यों दें आपको। अगर आप नहीं छीन सके तो हम आपको टेबल पर क्यों दे देंगे, ये हमारी सॉइल का पार्ट है, हम आपको ये नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने कोई मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है तो हमारे किसी दोस्त मुल्क के पास ये रखवा सकते हो, जैसे कि रूस वगैरह, लेकिन अमेरिका उस पर मान नहीं रहा। फिर ईरान के मुताबिक लेबनान के अंदर मुतादिद बार इजराइल ने सीज फायर वायलेशंस की हैं और लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से पर वो काबिज होने की तैयारियां कर रहा है, ये भी सीज फायर की वायलेशन है। और फिर ईरान के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमने खोल दिया था कमर्शियल वेसल्स के लिए जब आपने लेबनान के साथ सीज फायर अनाउंस किया, लेकिन उसी वक्त अमेरिकन ने खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया ईरान के लिए। तो ये ऐसे मेजर्स हैं जो इन्होंने लिए हैं जिन्होंने ट्रस्ट को ख़त्म कर दिया है, और अब हमें कोई उम्मीद नहीं है मुज़ाकरात की। उनके मुताबिक अमेरिकन ने हमारे से ऐसी एक्सेसिव डिमांड्स की हैं जिनको हम पूरा कर ही नहीं सकते, जिससे हमारी सॉवरेंटी अंडरमाइन होती है और हमारे लोगों के इंटरेस्ट दबते हैं उससे। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमने सेकंड राउंड में शामिल होने से इनकार किया है। और अगर आपने जंग करनी है तो कर लें, हम भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। और जिस वक्त आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ब्लॉकिंग बंद करेंगे हमारे लिए, हम भी इसको खोल देंगे और हम भी यहाँ पर कोई पंगा क्रिएट नहीं करेंगे और फौरन बातचीत करने के लिए आएंगे। ईरान के मुताबिक इतने एक्टिव मिलिट्री थ्रेट्स के अंदर बातचीत हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, और इस सूरत हाल में बातचीत सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और ईरान के मुताबिक इस वक्त जो अमेरिकन ने हमारी पोर्ट्स की ब्लॉकेट लगा रखी है वो किसी बम्बार्डमेंट से कम नहीं। और यहाँ पर ईरान की जानिब से एक ये स्टेटमेंट भी आई है कि इन मुज़ाकरात का बहाना बनाकर अमेरिकन एक सरप्राइज स्ट्राइक प्लान कर रहे थे ईरानियन ऑफिशियल्स के खिलाफ। और यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ी रीज़न है, ईरान अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ही 3 बार धोखा दिया हुआ है ईरान को। 2018 में जब न्यूक्लियर डील इन्होंने तोड़ी, 2025 में
मुज़ाकरात के बीच में हमला किया और 2026 में भी मुज़ाकरात के बीच में हमला किया। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात के हवाले से कोई इतना एक्साइटेड नहीं है। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की चीज़ है कि पाकिस्तान पोटेंशली वर्ल्ड वॉर 3 का रास्ता रोक रहा है। पाकिस्तान की ये एफर्ट्स बिल्कुल मुखलिस हैं और इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, दुनिया का फ़ायदा है। लेकिन बाज़ औक़ात जिन चीज़ों ने होना होता है, जो प्लान्स पहले से बन चुके होते हैं, उनको होना ही होता है। अब ये जंग शुरू ईरान ने नहीं की थी, हमला यूएस कैंप ने पहले किया था। तो उधर जो प्लान्स बन चुके हैं अमेरिका या इजराइल वाली साइड पर, उनको सिर्फ ईरान ही रेजिस्ट कर सकता है और किसी हद तक ईरान ने किया भी है। और इसी वजह से है कि आज पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, क्योंकि ईरान ने इनके सामने रेजिस्ट किया। ये ईरान ही है जो इनको काउंटर कर सकता है। और बाज़ औक़ात जब दुश्मन आपसे बड़ा हो तो बड़ा ज़ख्म आपको लगाना पड़ता है ताकि उसको समझ लगे, नहीं तो फिर उसको भी समझ नहीं लगती, वो भी एक बुली की तरह एक्ट करता है। और इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस मैटर में जिसमें वो पीछे पड़े हुए हैं ईरान के, कि ईरान को हमने ख़त्म करके ही दम लेना है, इसमें डील्स भी इतनी आसानी से नहीं होती और इतनी जल्दी नहीं होती। इसमें मल्टीपल राउंड ऑफ वॉर्स होते हैं, बहुत से कुसून मुक्के मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता है दुश्मन को, तब जाके अकल आती है, तब जाके कोई सीज़फायर डील होती है। अब अगर आप जंग की हिस्ट्री को देख लें तो हमने तो यही देखा है, चाहे ये तालिबान की अमेरिका से जंग हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, इन जंगों के बाद अमन तब भी आया है जब पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब एक दूसरे का बुरा हाल किया है। तो अभी एक दूसरे का बुरा हाल तो किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनफ बुरा हाल हो गया हो कि अब सीज़फायर एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ खिचड़ी पक रही है, जो यूएस और इजराइल के कैंप में चल रही है, जो वो पावरफुल लॉबीज, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो जंग नहीं रुकवाना चाहते, अगर उनके प्लान्स बने हुए हैं ईरान के साथ लड़ने के, तो फिर उनको कोई मीडिएशन एफर्ट्स नहीं रोक सकती। उनको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है और वो है ईरान का रिस्पॉन्स, जो कि ईरान ने दिया भी है इन्हें। और इसलिए अभी दूसरा कैंप भी जुर्रत नहीं कर रहा ईरान पर हमला करने की, और ये हमने उसी वक्त बता दिया था। याद करें 2 हफ्ते पहले जब ये सीज़फायर डील हुई थी, हमने उसी वक्त कहा था कि ईरान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे इन 2 हफ्तों में, क्योंकि नुकसान दूसरी साइड का भी बहुत हुआ है। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि इनको इतना नुकसान हो चुका है कि अब ये दूसरे राउंड की तरफ ना जाएं। अगर हम अमेरिकन की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम री आर्म हो रहे हैं, हम रीटूलिंग कर रहे हैं, सप्लाई लाइन्स को बहाल किया जा रहा है, यानी जो असलहा ये इस्तेमाल कर चुके थे, जो फायर पावर कंज्यूम कर चुके थे, उसको ये वापस ला रहे हैं। ट्रूप्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है और पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें भी उन्होंने अपने इंटेंशंस बता दी थी, क्योंकि अमेरिका है इस वक्त बहुत बड़ी मिलिट्री पावर और एक जंग में ये इंडल्ज हो चुके हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ करके ही दम लेना है। 1 ट्रिलियन से जायद का जो इनका डिफेंस बजट है, जो इतना ये कह रहे हैं कि हम री आर्म हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि किसी नई एपिसोड की तैयारी हो रही है। जिस तरह ट्रूप्स भी भेजे जा रहे हैं इस रीजन में, इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी के समझाने से कोई रुकेगा। इस पागलपन को सिर्फ पागलपन ही रोक सकता है, इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं रोक सकती। और इस ग्रैंड डील से पहले कितने राउंड ऑफ वॉर्स होंगे और एक दूसरे का कितना नुकसान किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। उससे पहले ये डील होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? ग्लोबल सप्लाई चेन में तबाही, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, मिडिल ईस्ट का मजीद नुकसान होगा, एशिया का नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा और अमेरिका की सुपर पावर मजीद अंडरमाइन होगी। ईरान को बहुत सा नुकसान तो होगा, लेकिन उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, जो उनका मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, वो भी चलता रहेगा। और ये जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है दोनों साइड को, इसमें दोनों साइड्स मैक्सिमम कोशिश करेंगी री आर्म होने की, अपनी प्रोडक्शन और मिलिट्री कैपेबिलिटीज और इक्विपमेंट को बहाल करने की। यूएस की यहाँ पर यह स्ट्रेटजी है कि ईरान पर मैक्सिमम दबाव डाला जाए इस ब्लॉकेट के जरिए, ताकि ईरान अमेरिका को गलती का कोई मौका दे और यूएस इन पर चढ़ाई कर दे। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है कि इस जंग को रिज्यूम किया जाए, लेकिन कुछ पावरफुल तबके हैं जो कि इनको इस तरफ घसीट रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अगर आप ईरान होते तो क्या करते? क्या ईरान की जो करंट स्ट्रेटजी है, जो मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है ईरान, ये कहकर कि जब तक अमेरिकन अपने होस्टाइल एक्शन से पीछे नहीं हटते हम बातचीत नहीं करेंगे, क्या आपके ख्याल में ईरान की ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है? या फिर रिलेटिवली एक वीक ओपोनेंट होते हुए ईरान को इस वक्त अमेरिका से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और देखना चाहिए कि उससे क्या निकलता है, उसमें चांसेस क्रिएट करने चाहिए, ना कि मुज़ाकरात से पीछे हट के? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि
ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।